आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अभी तक आपने वीडियो को नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे टीजीटी होम साइंस के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपको पूरा टॉपिक वाइज अच्छे से डिटेल वीडियो बनाया जा रहा है कि जिससे भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए एग्ज़ाम में तो उसे आप कर सकें। सिर्फ प्रैक्टिस सेट से आप पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जब तक थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे तो जितने भी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में बनते हैं तो वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो पहले आप थ्योरी पढ़ें पूरा डिटेल में, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाएं। तो चलें आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हृदय। ठीक है, हृदय। तो पहले हृदय रोग से जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हृदय के बारे में, मानव का हृदय कैसा होता है। ठीक है, क्या काम करता है, कैसे करता है। तो पहले हम हृदय के बारे में देखते हैं। ये हो गया संरचना हृदय की। तो सबसे पहले आपको पहले बता दिया जाए, जो हृदय होता है वो दो भागों में बटा होता है। ठीक है, ये विभाजिका होता है, जो दायां निलय, जो ये दाया साइड है, दायां निलय और बायां निलय को अलग करता है। ठीक है, और बात करें ये बायां आलिंद है और यहाँ पे दायां आलिंद है। ये आलिंद आपको दिख रहा है। ठीक है, ये आलिंद है, बायां आलिंद और दायां आलिंद। ये महाशिराएं होती हैं, यहाँ पे देखिए, और ये फुसफुस धमनियाँ होती हैं। अभी सबके बारे में आपको बताया जाएगा कि कौन सा क्या कार्य करता है। और एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए, यहाँ पे एक ये जो है, ठीक है, ये कपाट है। ठीक है, जिसे कहते हैं त्रिकपाटी, त्रिकपाटी कपाट। ठीक है, वॉल्व होता है यहाँ पे, लगा होता है यहाँ पे। ठीक है, दो होते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ के वॉल्व को कहते हैं मिट्रल कपाट। ठीक है, मिट्रल कपाट। अभी सारा आपको बताया जाएगा क्या क्या काम करता है और ये कैसे करता है। तो इसमें कार्य क्या करता है, जो दाएं निलय है, ठीक है, ये जो दायां निलय है, यहाँ पे एक संकुचन होता है। ठीक है, यहाँ पे संकुचन होता है क्योंकि जो हृदय है वो पंप करने का काम करता है। ठीक है, वो पंप करता है। तो जब यहाँ पे जो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला होता है संकुचन, ठीक है, जिसको कहते हैं साइस्टोल, जिसे संकुचन कहते हैं, सिस्टोले, और फिर डायस्टोल। ये दो टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे जब संकुचन होता है, कहाँ पे, दायां निलय में जब संकुचन होता है यहाँ पे, तो ये वॉल्व खुल जाता है। ठीक है, फिर यहाँ से जो अशुद्ध रक्त होता है, यहाँ पे अशुद्ध रक्त होता है, वो क्या होता है, वो रक्त फुसफुस जो धमनियाँ होती हैं उसके उससे चला जाता है। कहाँ पे, फेफड़ों में। फुसफुस धमनियों के द्वारा वो फेफड़े में पहुँच जाती हैं और वहाँ से अशुद्ध रक्त शुद्ध हो जाते हैं फेफड़ों के द्वारा। ठीक है, उसके बाद फेफड़ों द्वारा फिर रक्त आता है कहाँ, बायां आलिंद में। जो बायां आलिंद है वो फुसफुस धमनियों के द्वारा, ये जो शिराएं हैं उनके द्वारा रक्त आता है शुद्ध होकर, और वो क्या होता है, बाएं आलिंद में, जो बायां आलिंद है उसमें प्रवेश करती है, यहाँ पे आ जाती है। फिर बायां आलिंद में संकुचन होता है, तो ये जो ये देख रहे हैं वाल्व, ये खुल जाता है। फिर वो यहाँ पे बायां निलय में आ जाता है। फिर बाएं आलिंद से वो क्या होता है, संकुचन होकर वो कहाँ चली जाती है, शुद्ध रक्त वो सीधा आपको ये जो धमनियाँ दिख रही है, महाधमनियाँ, इसमें होकर सभी जो हमारे वो पार्ट्स हैं, जैसे टिश्यू तक, जितने भी हमारे विभिन्न अंगों में रक्त, शुद्ध रक्त सभी में चली जाती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। इसको और अच्छे से समझाएं तो आपको
यहाँ से इस डायग्राम से आप समझिए और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ से आप समझिए, जैसे कि जो शरीर के समस्त अंग हैं वह तक वहाँ से ब्लड, जो अशुद्ध रक्त होते हैं वो किसमें से, शिराओं में बहते हैं। शिराओं से फिर महाशिराएं में जाती हैं, जो छोटे छोटे होते हैं शिराएं, फिर महाशिराएं जो उससे बड़ी जो शिराएं होती हैं, फिर दाया निलय में, जो हमारा दाया निलय है वहाँ पे आती है। ठीक है, यहाँ पे जो दाया नीला है वहाँ पे आती है, फिर दाया आलिंद में जाती है, फिर दाया आलिंद से होकर पल्मोनरी महाधमनी में जाती है। जो ये जो रक्त होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है, ठीक है, वो फेफड़ों में जाती है। और फेफड़े क्या करते हैं, उसको शुद्ध करते हैं। किसको, उसको क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। वो हो जाता है ऑक्सीजन युक्त रक्त हो जाता है, ठीक है। शुद्ध करके ऑक्सीजन युक्त रक्त किस में जाती है, पल्मोनरी शिराएं में जाती है, फिर बाया आलिंद में जाती है, फिर बाया निलय में जाती है, उसके बाद सिस्टेमिक धमनियों में जाती है, फिर धमनियों से होते हुए शुद्ध रक्त शरीर के समस्त अंग व ऊतकों में चली जाती है। इतना आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। तो चलें अब बात करते हैं हृदय रोग के बारे में। तो आप लोगों को कार्य समझ में आ गया कि हृदय कैसे कार्य करता है। तो अब बात करते हैं हृदय रोग। हृदय रोग हृदय, गुर्दे तथा मस्तिष्क को रक्त पहुंचाने वाली धमनियों में कुछ ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं जिसके कारण इन अंगों में पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं पहुंच पाता। तो मतलब धमनियों में कुछ ऐसे रोग हो जाते हैं जिनके कारण विभिन्न अंगों में रक्त नहीं पहुंचता, जिससे कि हृदय रोग हो जाता है। और ये क्यों होता है, क्या खराबी आ जाती है धमनियों में, हम आगे वीडियो में बात करेंगे। अब हृदय रोग के बारे में बात करें तो ये दो दो होते हैं। पहला स्क्लेरोसिस और दूसरा उच्च रक्तचाप, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर। अब पहले इसकी बात करें, इस रोग में रक्त नलिकाओं की आंतरिक दीवारों में वसा, कोलेस्ट्रॉल तथा ट्राइग्लिसराइड का जमाव हो जाता है। किसमें, एथेरोस्क्लेरोसिस रोग में, ठीक है। तो ये कैसे होता है जमाव, अभी आपको ये डायग्राम से बताया जाएगा। देखिए, ये हमारा नॉर्मल नस है, जो हमारे शिराएं होती हैं, धमनियाँ, वो नॉर्मल है। इसमें शिराओं में कुछ भी नहीं है, ये ब्लड फ्लो बहुत अच्छे से हो रहा है, आसानी से हो रहा है। अब बात करें जिसमें वसा, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड जमाव हो जाता है, यहाँ पे देखिए आप लोग, ये हमारी धमनी है, ठीक है। अब धमनी में देखो ये कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड जमा हुआ है। अब ये ब्लड जो जाएगा तो उसको क्या जगह कम मिलेगी, जगह कम मिलेगी तो प्रेशर बढ़ेगा, फ्लो कम होगा, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ने के कारण ही हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, ठीक है। ये सारी बीमारियाँ इसी से होती हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। अब बात करते हैं उच्च रक्तचाप की। उच्च रक्तचाप जब हृदय का बाया निलय संकुचित होता है, ठीक है, कौन सा निलय, बाया निलय। तो बाया निलय कहाँ है, बाया निलय संकुचित होता है तो रक्त निलय निलकाय से धमनियों में जाता है। तो यहाँ से धमनियों में जाता है रक्त, उस समय रक्तचाप अधिक होता है। यदि धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमाव होता है तो उस समय रक्त को फ्लो नहीं हो मिलता, रुकावट होती है, इस कारण धमनियों में प्रेशर बढ़ता है, जिसके कारण उच्च रक्तचाप हो जाता है। तो जब जमाव होगा तो फ्लो नहीं मिलेगा रक्त को, वो जा नहीं पाएगी, दबाव ज़्यादा होगा, तो इसके कारण क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लोगों को सब समझ में आया। अब इसको आहार व उपचार कैसे कर सकते हैं, कितने पौष्टिक तत्वों की मांग होती है, इसमें कैलोरी की कितनी मांग होती है। तो रोगी के आयु, लिंग, वजन के और शारीरिक क्रियाशीलता के अनुसार कैलोरी की पर्याप्त मात्रा दी जानी चाहिए। और जो मोटे व्यक्ति हैं उनको 5 से 10% कम कैलोरी देना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं देना चाहिए। अब बात करें प्रोटीन की, तो व्यक्ति की उम्र, लिंग तथा शारीरिक क्रियाशीलता के अनुसार प्रोटीन दिया जाना चाहिए। इसमें कुछ भी ज़्यादा या कम ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल आपको देना चाहिए। वसा की बात करते कम दिया जाना चाहिए। वनस्पति तेल जिसमें
आवश्यक वसी अम्ल की अधिकता रहती है उसका उपयोग किया जाना चाहिए। मतलब ज़्यादा फैट नहीं देना चाहिए, क्योंकि फैट के कारण ही आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आपका फैट बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, उसमें जमाव हो जा रहा है, इसलिए फैट की मात्रा बहुत ही कम देना चाहिए। कार्बोज की बात करें तो सुगमता एवं सरलता से पचने योग्य कार्बोज युक्त आहार का सेवन करना चाहिए, जो जल्दी से पच जाए उस टाइप का कार्बोज आहार दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब बात करें तरल पदार्थ की, तो तरल पदार्थ यदि रोगी को सूजन है तो जल एवं अन्य तरल पदार्थों पर नियंत्रण करना आवश्यक है, क्योंकि गुर्दे से जल का निष्कासन नहीं हो पाता। ठीक है, अगर गुर्दे की प्रॉब्लम है तो जल नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि आपने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा होगा, गुर्दे के बारे में आपको पूरा बताया गया है, कैसे कार्य करता है, कौन कौन से रोग होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि गुर्दे की प्रॉब्लम में जल की मात्रा नहीं देना चाहिए कोई भी तरल पदार्थ। अब बात करें विटामिन की, रोगी को विटामिनों की आवश्यकता होती है, इसलिए मल्टी विटामिन की गोली दी जानी चाहिए। ठीक है, विटामिन की आवश्यकता होती है। और सोडियम की बात करें तो सोडियम, रोगी को कम सोडियम युक्त आहार दिया जाना चाहिए। सोडियम की अधिकता से रक्तचाप बढ़ता है। अगर सोडियम ज़्यादा आप मात्रा में ले रहे हैं तो आपका रक्तचाप बढ़ जाएगा। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति अपने दैनिक भोजन में 5,000 से 6,000 mg नमक प्रयोग करता है, परंतु उच्च रक्तचाप में 200 से 400 mg नमक का प्रयोग करना चाहिए, बहुत ही कम से कम। देखिए, नॉर्मल तो 5,000 से 6,000 mg है, लेकिन आपको रक्तचाप की बीमारी है तो आपको 200 से 400 mg तक की नमक का प्रयोग करना चाहिए, बहुत ही कम। सोडियम बहुत ही हानिकारक होता है हाई ब्लड प्रेशर में। पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम की पूर्ति हेतु फलों के रस तथा पोटेशियम साइट्रेट के लवण को 2 से 4 ग्राम तक दिन में 2-3 बार तक दिया जा सकता है। ठीक है, पोटेशियम साइट्रेट ये आपको दिन में देना चाहिए, 2 दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं, 2 से 4 ग्राम तक। ठीक है, इतना समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा।